दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है। मैं गुरुग्राम में कैब चलाने का काम करता हूँ। साल था 2009 का। मुझे अच्छी तरह से याद था। मैं तलाकशुदा था। मेरी पत्नी मुझसे तलाक ले चुकी थी 3 साल पहले। मेरा जो लव मैरिज था, मैं लव मैरिज किया था अपनी प्रेमिका के साथ में। मुझे लगा कि ये ज़िंदगी भर मेरी साथ निभाएगी, लेकिन धीरे धीरे आकांक्षा जिसको कहते हैं वो बढ़ने लगी। मैं जितना कमाता था वो तो सारा कुछ खर्च कर देती थी। मैं उसको समझाता था कि देखो, मैं कोई धन्ना सेठ नहीं हूँ। तुम भी शादी से पहले अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कैब चलाने का काम करता हूँ। मैं इतना पैसा कमा नहीं पाता हूँ जितना मैं मेहनत करता हूँ, और वो सब पैसा तुम उड़ा देती हो। ऐसा कब तक चलेगा? कैसे हम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे? मैं उसको बहुत समझाने की कोशिश करता था, लेकिन वो जिद्दी किस्म के इंसान थी। आखिरकार हमारा उसका साथ छूटने लगा और आखिरकार मामला कोर्ट में और फिर तलाक। इसके बाद मेरा जीवन था ना, अकेलापन हो चुका था। मैं उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ का निवासी, अलीगढ़ के पास का गांव का मैं रहने वाला। मेरा पूरा परिवार तो गांव में रहता था। उस लड़की के प्यार में मैं बर्बाद हो चुका था। मैं यहाँ तक आ चुका था कि मुझे कर्जा भी लेना पड़ा था उसकी शौक़ पूरा करने के लिए। लेकिन इसके बाद मुझे मिला क्या? मुझे अकेलापन। मैं कैब चलाता था तो अपने उसी प्रेमिका यानी अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहता था। आखिर उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? ऐसा करना था तो मेरे से दोस्ती क्यों किया? दोस्ती किया तो प्यार नहीं करती, प्यार कर लिया तो शादी नहीं करती। लेकिन ये तो मेरे साथ में खेल खेला है। ये ऐसा ही करती है क्या? मैं बहुत उदास रहने लगा था। मुझे तो लगने लगा था कि अब मैं क्या करूं? अकेलापन कैसे मैं काटूं? मैं किराए के कमरे में रहता था। जब मैं काम ख़त्म करके आता था ना, तो मैं रोता रहता था अपनी पत्नी को याद करके। मुझे छोड़ करके चली गई थी। आखिरकार मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? लेकिन समय घाव जो है ना, भरने लगता है। रात को जब मैं टैक्सी चलाता था, तब एक सवारी मेरी टैक्सी की करती है। वो एक लड़की थी, खूबसूरत लड़की। आज के टाइम का मैं कहूँ ना, मॉडर्न किस्म की लड़की थी। खुले बाल और वेशभूषा बहुत ही अच्छा। वो मुझसे बातें करती थी, बहुत मीठी मीठी। अब मुझे समय समय पर कॉल करती थी, बुलाती थी कि सुधीर, तुम इस जगह पर आ जाओ, तुम आ सकते हो क्या? मैं अकेलापन एहसास कर रहा था। हमें उसकी बातों में आ चुका था। हमेशा मुझे रात को ही मिलती थी, 9 बजे के बाद में। मुझे पूरा जगह वो लेके जाती थी। वो कहती थी कि मेरे कुछ सहेली हैं, कुछ मित्र हैं, मैं उनके पास जाती रहती हूँ। मैं उसे कई बार पूछता था कि आप दिन में क्यों नहीं घूमती? तब कहती नहीं, दिन में मैं व्यस्त रहती हूँ, मुझे दिन में फुर्सत ही नहीं मिलता है। मैं रात में ही अपने सहेलियों के पास, अपने मित्रों के पास जाना पसंद करती हूँ। लेकिन मुझे क्या, मैं तो कैब ड्राइवर, मुझे पैसे से मतलब था। पैसा तो बिल्कुल झिकझिक नहीं करती थी, पैसा देने लगती थी। इतना मीठी आवाज़ थी, मैं तो जैसे फिसलने लगा था। वो मुस्कुरा करके मुझसे मिलती थी, मुस्कुरा के बातें करती थी। ऐसा कभी कभी पिछली सीट ना छोड़ करके अगली सीट पर आ जाती थी। उसके शरीर से जो सुगंध निकलता था, मैं तो मदहोश होने लगता था। ऐसा कौन सा परफ्यूम लगाती थी? अब मैं तो उसके बारे में सोचने भी लगा था, सपना भी देखने लगा था। मुझे लगा कि ये काश मेरे जीवन में आ जाए, अब तब मेरा अकेलापन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने प्यार का इजहार करूं। मैं तो बस उसको देख लेता था, उसी में मुझे संतुष्टि मिल जाती थी। अब तो हर रात की बात होने लगी थी। परमानेंट मेरा कस्टमर बन चुकी थी। गाहे बगाहे रात को मैं उसको लेकर के घूमता रहता था। और जब मैं अब उसे मिल नहीं पाता, मैं कहीं और होता, तब मुझे वो फ़ोन करती। कहती, सुधीर तुम हो कहाँ पर? मैं इस जगह पर खड़ी हूँ, जल्दी से जल्दी आ जाओ। अगर मेरे पास में सवारी होती तो मैं कहता था कि ज़रूर मैं सवारी छोड़ के आ रहा हूँ। वो मेरी इंतज़ार करती रहती थी। मुझे लगने लगा
कि देखो कैब वाले तो बहुत हैं यहाँ पर, आखिरकार दूसरे कैब में क्यों नहीं जाती है? कैब का कोई मारा मारी तो है नहीं, मेरा ही इंतज़ार क्यों करती है? मेरे साथ वो घूमना फिरना क्यों पसंद करती है? मैं अकेले में सोचा करता था, और तब मुझे लगने लगा कि शायद वो मुझसे भी प्यार करती है, लेकिन शर्मिली है, वो बता नहीं पाती। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन मेरे अंदर में हिम्मत नहीं था। इतनी खूबसूरत लड़की, और जैसे कपड़ा पहनती थी बड़े घर की लग रही थी। मैं कहाँ गरीब आदमी, टैक्सी चलाने वाला, कैब चलाने वाला। मैं सपने तो बड़ी ऊंचे ऊंचे देख रहा था, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने प्यार का इजहार करूं। लेकिन वो रात, अब मुझे सब कुछ मिलने वाला था। जब मैं उस लड़की को लेकर के उसके बताए हुए पते पर पहुंचता हूं, बहुत ही पुराना घर था, अंधेरे में भरा हुआ था। और तब कहती है, सुधीर तुम यहाँ पर इंतज़ार करना, मैं जा रही हूँ, हो सकता है कि आधा घंटा या 1 घंटा भी लग जाए, तुम यहाँ से जाना नहीं। और उसके बाद उस पुराने घर में चली जाती है। मैं इंतज़ार करता रहता हूँ, मैं अपने टैक्सी में ही आराम करने लगता हूँ। ऐसा अक्सर होता था, वो जाती रहती थी, लेकिन इस जगह पर मैं पहली बार आया था। देखने में ही पुराना घर लग रहा था, और उसमें रोशनी तो मुझे कहीं से भी नज़र नहीं आ रही थी। आधा घंटा बीतता है, पौन घंटा बीतता है, 1 घंटा बीतता है, और तब तक आधी रात हो चुकी थी। 12 से ऊपर का टाइम हो चुका था। और तभी घर का दरवाज़ा खुलता है, वही लड़की आती हुई दिखाई देती है, और मेरी टैक्सी के पास आके खड़ी हो जाती है। मैं गेट खोल देता हूँ, मुझे लगा कि अब यहाँ से चलने वाली है, लेकिन कहती है, सुधीर तुम्हें जल्दी तो नहीं है ना? मैं कहता हूँ नहीं, कोई जल्दी नहीं है, तो आओ मेरे साथ में। मैं हक्का बक्का रह जाता हूँ कि कहाँ मैडम, कहाँ? कहती है, क्या तुम मुझसे डरते हो, मुझसे खौफ खाते हो? और मैं कहता हूँ नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप इस शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रही है? तब कहती, फिर मुझसे डरते नहीं हो, खौफ नहीं खाते हो, तो आओ ना मेरे पीछे पीछे, कुछ काम है। मैं चल देता हूँ, लेकिन अंदर से घबराया हुआ था। पहली बार मुझे वो साथ लेके जा रही थी, और वो भी एक ऐसे पुराने घर में जहाँ पर रोशनी नाम का चीज़ नज़र नहीं आ रहा था। दरवाज़ा खुला था, अब अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे लेकर कमरे में, मतलब गलियारे में आ जाती है, और दरवाज़ा बंद हो जाता है। जैसे दरवाज़ा बंद होता है ना, वहाँ पर रोशनी नज़र आने लगती है। तब मैं समझ पाता हूँ कि शायद मैं बाहर से रोशनी नहीं देख पाया, लेकिन अंदर तो रोशनी भरपूर है। मैं देखता हूँ कि 4 कमरों वाला एक घर है, पुराना स्टाइल का बना हुआ है, और उसमें जो फर्नीचर वगैरह मैं देखता हूँ सब भी पुराने स्टाइल में होते हैं। और तब मुझे एक कमरे में ले जाती है, और कहती है, सुधीर इसे अपना ही घर समझो। मेरा तो दिल धक धक कर रहा था। मुझे तो लगा कि इस घर में अब बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ये घर तो बिल्कुल शांत था, अकेला था। मुझे उस लड़की के अलावा उस घर में कोई नज़र भी नहीं आता है। और तब मुझे कहती है, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रही हूँ। ये मेरा ही घर है, ये मेरा पुराना घर है, अब तो मैं नए घर में रहती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इस घर में आती हूँ, अब आखिरकार मेरा ही घर है ना। और तब मुझे समझ में आता है कि आखिर ये मैडम का ही घर है, तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। मैं जहाँ बिठाती है, जिस पलंग पर, मैं बैठ जाता हूँ। मैं घर का चारों तरफ नज़ारा देखने लगता हूँ, पुराने पुराने हर चीज़, पर्दा से लेकर के फर्नीचर तक। लेकिन एक जगह पर झाँक करके अब मेरी निगाहें जम जाती है। मैं देखता हूँ उसी लड़की का एक बड़ा सा तस्वीर लगा हुआ था, वैसे ही जैसे वो नज़र अभी आ रही थी। बिल्कुल खूबसूरत तस्वीर था, लेकिन उसकी आंखों का रंग अलग था, बिल्कुल अलग अलग लग रहा था, जैसे अभी बोल देगी, ऐसा उसका तस्वीर बना हुआ था। मैं उस तस्वीर में खो जाता हूँ, और तभी वो लड़की आ जाती है। कहती है, कैसा कमरा लगा? मैं बोला, जी बहुत बढ़िया है, पुराना घर है, तो आपका और भी परिवार तो रहता होगा। और तब कहती है, नहीं, इस जगह पर नहीं, हमारे नए घर में सारा परिवार रहता है, बस मैं यहाँ पर कभी कभी आ जाती हूँ। मेरा मन जब अशांत होता है तो इस जगह पर मैं आती हूँ ना, तो मुझे शांति मिलती है। इस कमरा देख रहे हो ना, ये मेरा कमरा था, मैं इसी पलंग पर
सोती थी। ये मेरा घर है, मेरा कमरा है। मैं कहता हूँ ये तस्वीर कब की है? कहती है बहुत पहले की है, आज से लगभग 10 साल पहले की है। मैं चौंक जाता हूँ। देखने में तो बिल्कुल एक जैसे ही लग रही थी। उस तस्वीर की तुलना उस लड़की से करता हूँ तो मुझे उम्र में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। तब मैं कहता हूँ मैडम 10 साल का? तब मुस्कुराते हुए कहती है हाँ, इससे भी शायद पुराना होगा। क्या तुम्हें इस तस्वीर में रुचि है क्या? तुम्हें पसंद आ गया क्या? मैं कहता हूँ नहीं मैडम, तस्वीर बहुत अच्छी है, मैं तो तारीफ़ कर रहा था। आखिरकार कहते 2 मिनट बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। वो चली जाती है और वो तस्वीर मैं जो देख रहा था ना जाने ऐसा क्या जादू होता है उसकी आंखों में, वो मुझे भ्रम में डाल देता है। मैं कहूँ ना, उस आंखों में ऐसा कोई जादू था। मुझे ऐसा एहसास होने लगता है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा। ऐसा लग रहा था कि उस तस्वीर में से वो लड़की खुद निकल कर के मेरे पास में आ जाएगी। ऐसा मैं सम्मोहन का शिकार हो गया था। मैं उसको देख कर के तस्वीर से इतना प्रेम मोहब्बत करने लगा था। मुझे लगा कि ये तो यही है, ये निकल के आ जाएगी, निकल के आ जाएगी, जैसे तस्वीर मेरे से बातचीत कर रही हो। मैं तो एक अलग ही दुनिया में चला गया था। मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि मैं एक तस्वीर से बातचीत कर रहा हूँ। मैं भ्रम का शिकार हो चुका था, या फिर यूँ कहूँ कि मैं किसी जादू टोने में फंस चुका था। मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ था। एहसास कब होता है? जब मैं होश में आता हूँ। एहसास तब होता है जब मेरी नींद खुलती है, और तब मैं अपने आप को उसी पलंग पर पाता हूँ। उसी पलंग पर, जिस पलंग पर मैं बैठा हुआ था। लेकिन वो आधी रात की बात थी, लेकिन अब सुबह हो चुकी थी। सुबह का टाइम हो चुका था। मैं उस लड़की के साथ बिस्तर पर रात को सोया था। जहाँ तक मुझे पूरी तरह से याद है, वही तस्वीर वाली लड़की जो जिंदा होकर के मेरे पास में आ गई थी, मुझसे प्रेम कर रही थी। और आखिरकार मुझे कुछ याद नहीं था उसके बाद में मेरे साथ में क्या क्या हुआ था। जब आँख खुलती है तो मैं उसी पलंग पर, उसी पुराने पलंग पर अपने आप को पाता हूँ। लेकिन अभी अंदाज़ा था कि सुबह हो चुकी है। मैं भयभीत हो जाता हूँ। मुझे अब होश आ चुका था। मेरी याददाश्त जो बिल्कुल भ्रमित हुई पड़ी थी, सब मुझे गवाही देने लगती है। मैं उस मैडम को आवाज़ देता हूँ, मैडम जी, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो मैडम जी? लेकिन मैडम जी का कोई अता पता नहीं था। मैं कमरे से निकलता हूँ भागते हुए, और तब मुझे एहसास होता है कि मेरे शरीर पर वस्त्र नाम का चीज़ नहीं है। मैं घबरा जाता हूँ, कमरे में जाता हूँ तो मेरा वस्त्र वहीं पर पलंग पर मिलता है। जल्दी जल्दी वस्त्र पहनता हूँ। मुझे लगा कि सुबह हो चुकी है, सुबह हो चुकी है। लेकिन मैं गलत था। सुबह नहीं, अभी तो रात थी। मैं आंगन में आता हूँ, आसमान की तरफ देखता हूँ, तब मुझे तारे नज़र आते हैं। मैं डरा हुआ था। मैं चारों तरफ भाग रहा था, मैडम मैडम करके आवाज़ लगा रहा था। लेकिन मैडम का अता पता नहीं था। आखिरकार मैडम गई क्या, अब मेरे साथ में ये सब हुआ क्या था? मैं भागता हूँ उस घर से। जब वो लड़की मुझे नज़र नहीं आती है, दरवाज़ा खोलता हूँ और जल्दी से बाहर निकल जाता हूँ। जैसे बाहर निकलता हूँ, वो घर अंधेरे में डूब जाता है। बड़ा ही भयानक मुझे नज़र आता है। मैं भाग करके टैक्सी में जाता हूँ। अब बिना रुके हुए टैक्सी स्टार्ट करता हूँ और अपनी जान बचा करके, मैं यूँ कहूँ तो अपनी जान बचा करके उस जगह से निकल जाता हूँ। लेकिन सारी रास्ता मैं डरता हुआ, ये साथ में मेरे साथ में क्या हुआ था? कौन थी वो लड़की? मैं उस लड़की को काफ़ी दिनों से जान रहा था। वो मेरी टैक्सी पर ही सवारी करती थी। आखिर मुझे इस घर पर क्यों लेके आई, और उस तस्वीर से कैसे वो लड़की बाहर निकल गई थी? मेरे साथ बिस्तर शेयर किया। मुझे इतना याद था कि मेरे साथ प्रेम कर रही थी। तो आखिर ये कैसे हो सकता है? मैं चिंता में डूबा हुआ था। डर से कांपता हुआ मैं अपनी टैक्सी चला करके अपने घर पहुंचता हूँ। घर पहुंचने के बाद मुझे इतना तो याद था कि मैं अपने बिस्तर पर आ चुका हूँ। लेकिन जब सुबह हो जाती है और तब मेरी नींद खुलती है ना, तो सारा शरीर तवे के समान गर्म महसूस होता है। बुखार चढ़ चुका था। मुझे
इतना डर लग रहा था अभी भी, जैसे वो लड़की मेरे सामने खड़ी हो, मुस्कुरा रही हो, जैसा हमेशा मुस्कुरा रही थी। मैं डरा हुआ था, अपने आप को संभालता हूँ। अब इतना होने के बाद मेरे अंदर बिल्कुल ताकत खत्म हो चुकी थी। शरीर बुखार से तप रहा था। जैसे तैसे मैं घर से बाहर निकलता हूँ, बगल के दुकान पर जाता हूँ, दवाई के स्टोर पर अपने लिए दवाई खरीदता हूँ, और फिर कमरे में आ जाता हूँ। दवाई खाने के बाद लेट लेट जाता हूँ, और इसके बाद मुझे नींद भी आ जाती है। दिन का समय था, अब मैं सपने में चला जाता हूँ। वही लड़की मुझे सपने में दिखाई देती है, मेरे बगल वाले सीट पर बैठी है। मैं टैक्सी चला रहा हूँ, अब मुझसे हंस हंस के बात कर रही है। मेरा नाम लेके कहती है, सुधीर तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, मैं तुम्हारे साथ प्रेम करने लगी हूँ, तुम भी तो ऐसा ही चाहते थे ना। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, रात का सीन मुझे अभी सपने में याद था। मैं कहता हूँ, आप तो तस्वीर में थी, जिस कमरे में बैठा था मैं तो तस्वीर देख रहा था, आप तस्वीर में से निकल के आ गई थी, आपने मेरे साथ प्रेम किया, अब फिर आप अब भाग क्यों गई, उस घर में क्यों नहीं थी। तब हंसते हुए कहने लगी कि मैं ज़्यादातर तस्वीर में ही रहती हूँ, वो तस्वीर मेरी है, और वो जो कमरा है वो मेरा है, वो जिस बिस्तर पर आप बैठे थे वो बिस्तर भी मेरा है। मैं डर जाता हूँ, खौफ में पड़ जाता हूँ। सपने में क्या मतलब, तस्वीर में कैसे आप निकल सकती हो। तब कहती हैं कि मैं जिंदा थोड़ी हूँ, मैं तो काफ़ी दिन, कई साल हो गए, 10-12 साल से ऊपर मुझे मरे हुए हो गया, लेकिन मैं अपने आप को जिंदा ही समझती हूँ। वही तस्वीर मेरा रहने का ठिकाना है, मैं उसी में रहती हूँ। अब मैं जब से तुम्हें देखी मैं अपना दिल हार चुकी, मुझे लगने लगा कि मैं तुम्ही को तलाश कर रही थी। अब मेरी इच्छा पूरी हो गई है, जो मैं चाहती हूँ, अब तुम मुझे मिल गए हो ना, अब मेरा समय आराम से कटेगा। और फिर वो हंसने लगती है, हंसते हंसते उसका सुंदर चेहरा भयानक रूप ले लेता है। बड़ी बड़ी उसकी आंखें मुझे डराने के लिए काफ़ी है। मैं कांप जाता हूँ। अचानक मुझे नींद खुलती है। तो अब दिन दिन का टाइम था, लेकिन डर इतना लग रहा था इस भयानक सपना को देख करके। क्या मतलब है, इस सपने का अर्थ क्या है, मैं समझने की कोशिश करने लगता हूँ। बुखार तो उतर चुका था, लेकिन मैं हिम्मत हार चुका था, डर लग रहा था। आखिरकार हिम्मत में काम लेता हूँ, और मैं अपने पड़ोसी के पास जाता हूँ। पड़ोसी जो मेरे से ज़्यादा उम्र के थे, मैं उनको चाचा चाचा कहता था। अब मैं कहता हूँ, चाचा मैं एक आपसे बात पूछूं। तब कहते हैं, हाँ बेटा पूछो ना, क्या बात है। तुम्हारे चेहरे पर हवाई क्यों उड़ रहा है, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ा हुआ है, बात क्या है, आज काम पर क्यों नहीं गए। तरह तरह के सवाल मुझसे पूछने लगते हैं। तब मैं कहता हूँ, चाचा मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ, सच सच जवाब देना। पूरी कहानी मैं सुना देता हूँ कि चाचा वो लड़की मेरे ही टैक्सी का सफ़र करती थी, टैक्सी में, जबकि यहाँ पर टैक्सी की कोई कमी नहीं है, कैब की कमी नहीं है। अब मैं उस घर का जिक्र करता हूँ, मैं सब कुछ चाचा से बता देता हूँ। चाचा मेरी कहानी सुन करके मुझे घूरने लगते हैं। कहते हैं, बेटा तू तो किसी प्रेतात्मा का शिकार बन गया है, कब से चल रहा है ये। मैं कांप जाता हूँ। कहता हूँ, चाचा क्या आप जानकार हैं। कहते हैं, जिस तरह से तूने बताया है, जैसी बात बताई है, कोई भी इंसान समझ जाएगा कि तू कोई प्रेतात्मा का शिकार बन चुका है। वो प्रेतात्मा तुझे बहला फुसला के उस घर में ले गई थी जहाँ पर उसका निवास था। वो सही कह रही है कि उसी फ्रेम में, उसी फोटो में उसका घर है, उसी में वास करती है, और तुमसे प्रेम करने लगी है। बेटा समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़ने वाली है, ऐसा ठीक नहीं है, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। मैं डर गया था, पसीना छूट गया था चाचा के बात सुन करके। अब मैं बताता हूँ चाचा, ये रात की बात थी। मैं सुबह जब उठा ना, तो मैं सारा शरीर बुखार से तप रहा था। बगल के दवाई की दुकान से दवाई खा करके इसके बाद सोता हूँ, तब ये भयानक सपना आता है। तब चाचा कहते हो, तो खुद बता रही है, तुमने उसका असली रूप देखा सपने में। तब मैं कहा, हाँ चाचा। अरे बेटा देर मत कर, पास के हनुमान मंदिर पर जा, वहाँ जो पंडित हैं उनसे जाकर अपनी कहानी बता, और रुक मैं तेरे साथ में चलता हूँ, वो पंडित जी मेरे जानकार हैं। तब चाचा मेरे साथ में चलते हैं। मेरी हिम्मत टूटी हुई थी,
मैं घबराया हुआ था, डरा हुआ था। मैं इन बातों को मैं बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन अब मैं ऐसी बातों के चक्कर में फंस गया था। मैं प्रेतात्मा पर यकीन नहीं करता था, लेकिन लगने लगा कि बिल्कुल सच्चाई है। मैं शिकार बन चुका हूँ एक प्रेतात्मा का। हम लोग पंडित जी के पास पहुँचते हैं, फिर मैं पूरी कहानी पंडित जी को बताता हूँ। वो भी सुन के चौंक जाते हैं, ये कब से चल रहा है। मैं पूरी बात बताता हूँ और तब कहते हैं, चिंता मत करो, तुम भगवान के दरबार में आ चुके हैं, हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप फिर मुझे गंगा जल देते हैं प्रसाद के रूप में, मेरे शरीर पर गंगा जल छिड़काव करते हैं। आप फिर एक यंत्र बना करके कहते हैं, बेटा अपने गले में डाल दो, देखो परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेंगे। हनुमान जी को याद रखना, जब भी ऐसा बुरा सपना आए और तुम हनुमान जी को याद करना, सोने से पहले हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना। बहुत कुछ मुझे बताए थे और तब मैं मंदिर जाने लगा था। और इसके बाद वो भयानक सपना और वो लड़की मेरे कैब में सवारी करना बंद कर दिया था। वो कभी मुझे याद नहीं करती थी, ना मुझे फ़ोन करती थी। मैं डरा रहता था कि कभी भी उसका फ़ोन आ सकता है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं घबराया रहता था। लेकिन जब मैं मंदिर जाने लगा, हनुमान जी का पूजा पाठ करने लगा और यंत्र मेरे गले में मैंने जब धारण कर लिया, तब मैं उस लड़की से दूर होने लगा था। मुझे लगता था कि मेरे घर के आसपास में वो ज़रूर आती है रात के टाइम में, जब मैं अपना काम ख़त्म करके घर आता हूँ। तब मुझे कुछ खटका, कुछ हलचल बाहर में सुनाई देती है, जहाँ पर मेरी कैब खड़ी होती है। और एक रात में जब खिड़की से झांक करके देखता हूँ, जब हलचल बाहर होती है, तब वही लड़की मेरी कैब का चक्कर लगा रही थी और कभी कभी मेरे दरवाजे से वो झांकने की कोशिश कर रही थी। मेरा पूरा रोंगटे खड़ा हो गया था, लेकिन मैं इतना जान चुका था कि आखिर इसमें शक्ति है, यंत्र में शक्ति है। हाँ, मैं जो बजरंगबली का पूजा आराधना करने लगा, ज़रूर वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, नहीं तो ये अब तक मेरे कमरे तक पहुंच जाती। वो ऐसी ही थी, जब एक प्रेतात्मा है तो उसको दरवाज़ा खिड़की भला कैसे रोक पाती। आखिरकार वो चक्कर लगा करके फिर वो गायब हो चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि अभी मैं खतरे से दूर नहीं हूँ। फिर मैं अगले दिन पंडित जी के पास जाता हूँ, पूरी कहानी बताता हूँ। तब पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा सही जा रहे हो तुम, बिल्कुल ऐसे ही डरना मत, हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैंने तुम्हें जो दिया है यंत्र बना करके, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। मैंने जैसे तुम्हें बताया है ऐसे करते जाओ, लेकिन वक्त जरूर लगेगा। आखिरकार वो थक हार जाएगी और फिर तुम्हारे पास में बिल्कुल नहीं आएगी। तुम्हारी बजरंगबली रक्षा करते रहेंगे, उन पर विश्वास रखना। बहुत सारी ज्ञान की बातें बताते हैं। अब मैं उन बातों को प्रयोग करने लगा था। सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता था और जब मैं डरता था ना, तो मन ही मन हनुमान जी को याद करता था। अब मेरा पेशा यही था ड्राइवरी का। मैं रात बिरात अपनी टैक्सी लेके जाता था, अगर ना जाऊं तो कमाई नहीं हो पाएगी। इसमें टाइम जरूर लगा था, महीना 2 महीना के आसपास मुझे जहाँ तक याद है। वो दिखाई देती थी टैक्सी के पास में, चक्कर लगाती हुई मेरे दरवाजे की तरफ झांकती हुई नजर आती थी। और ऐसा काफ़ी दिन तक चला था। आखिरकार वो समय आ चुका था और जब मुझे उससे निजात मिली थी। और उसके बाद वो मेरे पास कभी नहीं आई, ना कोई बुरा सपना मुझे नज़र आया और ना मेरी वो टैक्सी की चक्कर लगाती हुई दिखी थी। सब कुछ हनुमान जी की कृपा से हुआ था। और इसके बाद जब भी कोई सवारी अकेली दिखाई देती है रोड पर, हाथ देती है, रोकने की इशारा करती है, और ख़ास करके कोई जवान लड़की महिला, मैं डर जाता हूँ, खौफ में भर जाता हूँ। मैं टैक्सी रुकता नहीं हूँ। वो चिल्लाती हुई, और मैं शायद प्रेतात्मा भी हो सकती है या इंसान भी हो सकती है। मैं इन चीज़ों से बहुत डरता था। रात के टाइम में मैं भाग लेता था टैक्सी लेकर के, कहीं वही तो नहीं है या फिर उसकी जैसी कोई दूसरी तो नहीं है। मैं खौफ में उस टाइम हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे जो डर था ना, वो निकलता गया। लेकिन आज भी मैं उस चीज़ को भूलता नहीं हूँ। और आज भी जब रात में कोई अकेली सवारी हाथ देती है, रोकने की इशारा करती है, तो मैं रोकता नहीं हूँ। मैं वहाँ से हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ निकल जाता हूँ। अब मुड़ कर देखता हूँ कि वास्तव में रियल में सवारी थी
या कोई प्रेतात्मा। जब पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो कई बार ऐसा होता था कि जो सवारी हाथ देख करके मुझे रोक रही थी वो गायब हो जाती थी। और कई बार ऐसा भी होता था कि वो वास्तव में रियल सवारी होती थी। उसको टैक्सी के उस टाइम ज़रूरत होता था, लेकिन उस टाइम में बहुत घबराया होता था, डरा होता था, टैक्सी दौड़ा करके निकल जाता था। लेकिन इतना तो मुझे पहचान होने लगा था। लेकिन आज भी मैं जब अकेली सवारी को देखता हूँ ना तो मैं डर जाता हूँ। टैक्सी रोकने का मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती। तो दोस्तों, ये थी सुधीर जी की भेजी हुई अपनी आप बीती। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर। और हम जल्दी ही इस चैनल पर नई कहानी लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही रोमांचक और डरावनी कहानी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी ही इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।